सकता था। चंबल के भीड़ों में उसका राज चलता था, जहाँ का एक तिनका भी उसके इशारे के बिना हिल नहीं सकता था। उसके नाम की इस कदर दहशत थी कि जिस इलाके से उसका गैंग गुजरता वहाँ मातम छा जाता। घरों के दरवाजे बंद हो जाते, लोग काम करना छोड़ देते। ऐसा लगता मानो पूरे इलाके में किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। लेकिन सबसे हैरत की बात ये थी कि उस महिला ने डकैती का ये रास्ता खुद नहीं चुना था, बल्कि हालातों ने उनको इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। मात्र 11 साल की उम्र में उनकी 45 साल के अधेड़ आदमी से शादी कर दी गई थी, जिसने दिन रात उनका यौन शोषण किया। पति से जो जिल्लत मिली सो मिली। माँ बाप ने भी उन्हें परिवार पर कलंक बताकर किसी कुएं में डूब जाने को कह दिया। इतना कम नहीं था कि उनके सगे चाचा ने उन्हें मात्र 16 साल की छोटी सी उम्र में डाकुओं के हवाले कर दिया, और डाकुओं ने भी उन्हें नोच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एकाएक वक्त ने करवट बदली और उस बेबस महिला ने कफन की तरह सर पर लाल कपड़ा बांधा, हाथ में बंदूक ली और दुनिया को उसी की भाषा में समझाने के लिए निकल पड़ी। जिस पति ने उन पर सितम ढाए थे उसे बीच चौराहे पर चाकू मार मार कर अधमरा कर दिया, और जिस बिरादरी के लोगों ने जिस गांव में हफ्तों तक उनकी आबरू लूटी थी, उन्होंने उसी गांव में जाकर उस बिरादरी के सब मर्दों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। आइए जानते हैं कहानी बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर भारत की मोस्ट वांटेड वुमन फूलन देवी की, जो किसी के लिए मसीहा थी तो किसी के लिए खूंखार हत्यारन। और आखिर कैसे सरेआम दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार देने वाली फूलन देवी आगे चलकर देश की सांसद बन बैठी। The Robin Hood of Chambal, Phulan Devi, known for her brand of biblical justice. फूलन जब खुद अपने गैंग की सरदार बनी तो उसने बेरमई गांव के 22 ठाकुरों को मारकर खुद के साथ जुल्म का बदला लिया। However, her story of becoming the bandit queen is rarely ever discussed. आखिर कौन थी फूलन देवी? फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवीदीन था, जो मल्ला कास्ट से बिलोंग करते थे। फूलन के अलावा परिवार में उनके 3 बहनें और एक भाई था। गरीबी के कारण उनका परिवार दूसरों के खेतों में काम करता था। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर चिकपीस, सनफ्लावर्स और पर्ल मिलेट उगाकर किसी तरह गुजारा होता था। बहुत कम सुविधाओं में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जब फूलन के दादा का निधन हुआ तो उनके पिता की जमीन को उनके चाचा बिहारी लाल ने जोर जबरदस्ती से छीन लिया और उनके परिवार पर खूब जुल्म ढाए। फूलन देवी का स्वभाव शुरू से ही गुस्से वाला था। फूलन देवी उस वक्त केवल 10 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपने चाचा के विरोध में डट कर खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी बड़ी बहन रुक्मणी के साथ अपने पिता की छीनी गई जमीन पर जाकर धरना दे दिया और अपने चाचा पर जमीन लौटाने का दबाव बनाने लगे। इस बात से गुस्सा होकर फूलन देवी के चचेरे भाई मायादीन ने उन्हें बुरी तरह पीटा, लेकिन फूलन तब तक विरोध करती रही जब तक कि वो लात, घूंसों और ईंट की मार से बेहोश नहीं हो गई। फूलन को इतनी छोटी सी उम्र में इन विरोधी तेवरों की वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके इस आक्रामक रवैये के कारण उनके घर वालों ने एक गाय और एक साइकिल के बदले में मात्र 11 साल की फूलन की 45 साल के एक अधेड़ आदमी पुत्ती लाल से शादी करा दी। पुत्ती लाल फूलन के घर वालों को दहेज देकर फूलन के साथ इस तरह व्यवहार करता जैसे वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि बाजार से खरीदी हुई कोई चीज है। वो 11 साल की फूलन का जबरदस्ती यौन शोषण करता और बात बेबात उसे बुरी तरह से मारता पीटता। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल पति की इस तरह की ज्यादतियों की वजह से फूलन की तबीयत काफी खराब होने लगी। एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया और भागकर अपने पेरेंट्स के पास आ गई। बेटी का ससुराल छोड़कर मायके में रहना कुछ दिनों बाद ही सबको खटकने लगा। गांव में बदनामी होने लगी। माँ ने गुस्से में ये तक कह दिया कि वो उनके घर पर कलंक है और उसे किसी कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। इतना कम नहीं था कि जमीन की वजह से फूलन की एक बार फिर उनके चचेरे भाई से लड़ाई हो गई। जो फूलन पहले अपने चचेरे भाई की मार से बेहोश हो गई थी, उसने इस बार लड़ाई में एक पत्थर से उसी का सिर फोड़ दिया। इस वजह से फूलन देवी को 1979 में 1 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा, जहां पुलिस ने भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जेल से छूटने के बाद उन्हें मजबूरन वापस अपने पति के घर लौटना पड़ा।
उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि उनका पति पुत्ती लाल किसी दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। फूलन के वहाँ पहुँचने पर उसने और उसकी दूसरी पत्नी ने उसकी खूब बेइज्जती की और उसे खूब मारा पीटा। फूलन को समझ आ गया कि यहाँ अब उनका गुजारा नहीं हो सकता और वो थक हार कर फिर से वापस अपने मायके चली गई। अपनों के बीच में रहकर भी फूलन अकेली पड़ गई थी। उन्हें हर जगह से धिक्कारा जा रहा था और उनके अपने माँ बाप भी उनको बोझ और कलंक समझने लगे थे। उनके फिर से मायके आने से सबसे ज्यादा परेशान उनका चाचा था। चाचा ने उनसे छुटकारा पाने के लिए इस बार फूलन को वहाँ के डकैतों के हवाले करने का फैसला किया। एक दिन डकैतों का एक झुंड फूलन को उनके घर से उठाने के लिए आया, लेकिन फूलन डकैतों को देखकर वहाँ से भागने लगे। डकैतों ने गुस्से में उनके छोटे भाई को अपने कब्जे में ले लिया। अपने भाई की जान की खातिर फूलन ने मजबूरन खुद को उन डकैतों के हवाले कर दिया। अब मात्र 16 साल की फूलन खूंखार डकैतों के कब्जे में थी। उन डकैतों का मुखिया बाबू गुजर था, जो फूलन को देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गया। बाबू गुजर फूलन के साथ गुलामों की तरह पेश आता। उसने कई बार फूलन का यौन शोषण किया। पहले से ही मायके और ससुराल के अत्याचारों से परेशान 16 साल की फूलन को अब बाबू गुजर जैसे वहशी दरिंदे के जुल्मों को सहना पड़ रहा था। बाबू गुजर की उस गैंग में विक्रम मल्ला नाम का एक आदमी था, जो इस गैंग में दूसरा मुख्य आदमी था। फूलन उसकी कास्ट से बिलोंग करती थी और उसको फूलन के साथ हुए पुराने अत्याचारों के बारे में भी पता था। इसलिए उसके दिल में फूलन देवी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उसे अपने सरदार का उसके प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने सरदार बाबू गुजर से मना किया कि वो फूलन के साथ ज्यादती ना करे। लेकिन बाबू गुजर जब नहीं माना तो उसने एक रोज अपने सरदार को मार डाला और खुद गैंग का मुखिया बन बैठा। इसके बाद विक्रम ने फूलन देवी को राइफल चलाने, अमीरों के घरों को लूटने और पुलिस की रेड से बच निकलने जैसी डकैती की कई टेक्निक सिखाई। फूलन देवी की जिंदगी यहाँ से बिल्कुल बदलने वाली थी। उन्होंने माथे पर एक लाल कपड़ा बांधते हुए हथियार अपने हाथ में ले लिए थे और गुलामी की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था। उनकी जिंदगी में ये बड़ा बदलाव विक्रम मल्ला की वजह से आया था, इसलिए दोनों के बीच प्यार हो गया और वो एक साथ रहने लगे। विक्रम के कारण गैंग में फूलन का भी काफी रुतबा बढ़ गया। अगले 1 साल में दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई अमीर घरों पर हमला किया और वहां लूटपाट करके खूब पैसा बनाया। पुलिस को चकमा देने के लिए विक्रम मल्ला का गैंग देवरिया, कानपुर और ओराई जैसे इलाकों में लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहा। फूलन अमीर लोगों को लूटती और उसी पैसे से गरीब लोगों की हेल्प किया करती। इससे फूलन का नाम निचले तबके के लोगों में पॉपुलर होने लगा और कुछ लोगों ने उन्हें दस्यु सुंदरी का नाम भी दे दिया। इसके बाद फूलन देवी ने अपने पति से बदला लेने के मकसद से उसके गांव पर दिन दहाड़े अटैक कर दिया और सबके सामने उसे चाकू मार मार कर अधमरा कर दिया। उसकी बुरी हालत करने के बाद फूलन देवी ने बीच गांव में धमकी देते हुए कहा कि आज से कोई भी बूढ़ा आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा और अगर किसी ने ऐसा करने की जरूरत की तो उसका भी यही हाल होगा। इसी बीच 1980 आ चुका था। विक्रम मल्ला के नेतृत्व में ये गैंग अपना नाम करता जा रहा था। फूलन देवी के लिए भी हालात पटरी पर आ चुके थे, लेकिन इसी बीच इस गैंग के पुराने डकैत श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से रिहा हो गए। जेल से छूटते ही जब उन्होंने वापस गैंग ज्वाइन की तो उन्होंने देखा कि गैंग में काफी कुछ बदल चुका है। वो दोनों ठाकुर थे और उन्हें बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाले विक्रम मल्ला का लीडर होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्हें इस बात का गुस्सा भी था कि विक्रम ने एक लड़की के चक्कर में अपने ही सरदार का कत्ल कर दिया था। ऐसे में उन्होंने कास्ट के नाम पर गैंग में फूट डालना शुरू की और सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले सभी लोगों को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद श्री राम सिंह और लाला राम सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रम मल्ला की हत्या कर दी। विक्रम की मौत के बाद फूलन देवी एकदम अकेली पड़ गई और इसी का फायदा उठाकर श्री राम सिंह ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। एक दिन श्री राम सिंह और उसके आदमी फूलन को उठाकर बहमाई गांव ले गए, जहां उन्हें एक बंद कमरे में रखकर दिन रात उनकी आबरू को लूटा गया। उनकी इज्जत लूटने वाला सिर्फ एक अकेला श्री राम सिंह नहीं था, बल्कि बारी बारी से उसके सब गुंडों ने फूलन के साथ ज्यादती की। कई बार उनका सामूहिक यौन शोषण भी किया गया। फूलन के साथ ये अत्याचार करीब 3 हफ्तों तक चलता रहा। कई बार इन दरिंदों ने उन्हें पूरे गांव वालों के सामने नंगा करके कुएं से पानी लाने के लिए भी मजबूर किया। फूलन पूरी तरह से टूट चुकी थी। जिंदगी ने उन्हें फिर से दुख की खाई में धकेल दिया था। लेकिन इस बीच श्री राम सिंह के आदमी काफी लापरवाह रहने लगे थे। उनकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर एक दिन विक्रम मल्ला के एक लॉयल साथी मान सिंह मल्ला ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर फूलन देवी को श्री राम सिंह और उसके गुंडों की कैद से आजाद करवा लिया। वहां से छूटने के बाद फूलन देवी ने मान सिंह मल्ला समेत विक्रम मल्ला के सभी लॉयलिस्ट साथियों के साथ मिलकर अपना खुद का ग्रुप खड़ा किया
उन्होंने शुरू में तो श्री राम सिंह के आदमियों के डर से चोरी छिपे काम किया, लेकिन जब एक बार उनका गैंग मजबूत हो गया तो फूलन देवी निडर तरीके से सामने आने लगी। फूलन का गैंग अक्सर अपर कास्ट खासकर ठाकुरों को अपना निशाना बनाता और उन्हें लूटकर जो भी कमाई होती उससे नए नए हथियार खरीदता। डकैती के दौरान उनके गुर्गे कई बार चोरी की गई पुलिस यूनिफॉर्म्स पहनकर घूमते थे, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते और वो आसानी से उन्हें लूट लेते थे। धीरे धीरे फूलन और उनकी गैंग का चंबल के बिहड़ों में नाम होने लगा और यहाँ ठाकुरों और मल्लाहों के बीच जातिगत राइवलरी शुरू हो गई। फूलन ने भी अपने साथ हुए अन्याय को नहीं भुलाया था। उन्हें उनकी इज्जत को तार तार करने वाले लोगों से बदला लेने के सही समय का इंतजार था। एक दिन फूलन को खबर मिली कि भैमाई गांव में ठाकुरों के घर में एक शादी है, जहां श्री राम सिंह और लाला राम सिंह भी मौजूद होंगे। इसके बाद फूलन देवी ने फिर से भैमाई गांव लौटने का फैसला किया, जहां करीब 17 महीने पहले श्री राम सिंह और लाला राम सिंह ने अपने साथियों के संग मिलकर उनके साथ यौन शोषण किया था। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने अपने गैंग के साथ भैमाई गांव को चारों तरफ से घेर लिया। जिस घर में शादी थी वहां सब जश्न में डूबे हुए थे। घर में खुशी का माहौल था और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां मौजूद लोगों के साथ आज क्या होने वाला है। सभी की खुशी को आंसुओं में बदलने के लिए फूलन देवी हथियारों से लैस अपने साथियों के साथ वहां पहुंची। फूलन ने सबसे पहले यहाँ सभी से एक ही सवाल पूछा कि श्री राम सिंह और लाला राम सिंह कहाँ हैं, लेकिन वो दोनों शायद फूलन देवी के अटैक के बारे में पहले से जानते थे। इस वजह से दोनों ने शादी को अटेंड नहीं किया था। जब बहुत ढूंढने पर भी वो दोनों नहीं मिले तो फूलन देवी गुस्से से भर गई। पहले उनकी गैंग ने वहाँ घर घर जाकर लोगों के कीमती सामान को लूटा और फिर फूलन देवी ने वहाँ मौजूद सभी मर्दों को एक लाइन में आकर खड़े होने का हुक्म दिया। फूलन देवी के डर के मारे 20 लोग एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद फूलन देवी ने बदले की आग में उन पर एक साथ गोलियों की बौछार करवा दी। पूरा गांव गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। कुछ देर बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो वहां 20 लोगों की लाश, उनकी औरतों की चीख और बच्चों के रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। पुलिस के आने से पहले ही फूलन अपने गुर्गों के साथ वहां से भाग निकली थी। एक साथ इतने लोगों के मारे जाने से पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई। मीडिया की खबरों में केवल इसी वारदात का जिक्र था। हर तरफ केवल फूलन देवी का ही नाम गूंज रहा था। सब हैरान थे कि एक 18 साल की लड़की ने ये कारनामा किया था। उन्हें जल्द ही मीडिया ने नया नाम बैंडिट क्वीन दे दिया। क्योंकि मारे गए 20 में से 17 लोग ठाकुर थे, इसलिए ठाकुर जाति के लोगों ने एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने और फूलन देवी को पकड़ने की मांग उठाई। आगे इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उस समय के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। जितना बड़ा ये मामला बना उतने ही ज्यादा फूलन देवी के चर्चे होने लगे। फूलन देवी का नाम चंबल के बिहड़ों से निकलकर देश के घर घर तक पहुंच चुका था। आम लोगों और बड़े नेताओं से लेकर फॉरेन जर्नलिस्ट, राइटर्स और फिल्म मेकर्स तक के बीच फूलन देवी चर्चा का विषय बन गई। जहां वो निचले तबके के लोगों के लिए मसीहा थी, जिन्होंने उन्हें अपनी आवाज उठाने का हौसला दिया, वहीं कुछ के लिए वो महज एक कुख्यात और बेरहम हत्यारन थी। जिस बहमई गांव में उन्होंने 20 लोगों को सरेआम गोलियों से भून डाला था, उस गांव में उस जगह पर उन 20 लोगों के नाम से स्मारक बना हुआ है, जो फूलन देवी के खौफ और उस भयानक रात की आज भी याद दिलाता है। चूँकि फूलन का गैंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों में एक्टिव था, इसलिए दोनों प्रदेशों की सरकार जल्द से जल्द फूलन को पकड़ना चाहती थी। दोनों राज्यों की पुलिस फूलन देवी को पकड़ने के लिए चंबल के बिहड़ों में लगातार दबिश दे रही थी। हालांकि हर बार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता, क्योंकि फूलन के गैंग के सभी गुर्गे खाकी वर्दी पहनते थे और वर्दी पर बाकायदा स्टार लगाते थे। इसलिए पुलिस जब फूलन को पकड़ने आती तो पुलिस खुद कई बार वर्दीधारियों को देखकर धोखा खा जाती थी। इसका फायदा उठाकर फूलन का गैंग पुलिस पर हमलावर होकर उन्हें काफी नुकसान पहुंचा देता था। लेकिन पुलिस की लगातार कार्रवाई की वजह से फूलन के लिए भी डकैती करना बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ों में फूलन के कई भरोसेमंद साथी मारे जा चुके थे और कई बार तो वो खुद पुलिस के गिरफ्त में आने से बाल बाल बची थी। पुलिस के साथ इस लुका छुपी के खेल में करीब 2 साल का वक्त बीत गया। फूलन देवी के हाथ न आने से पुलिस उनकी फैमिली को भी परेशान करने लगी थी। एक बार तो पुलिस ने उनकी मां को पकड़कर 5 महीने तक जेल में रखा, ताकि फूलन देवी परेशान होकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन फूलन ने फिर भी ऐसा नहीं किया।
फूलन देवी के पकड़ में न आने से पुलिस पर दबाव काफी बढ़ चुका था। अब तक वो हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड वुमन बन गई थी और सरकार ने उनके सर पर 10,000 का इनाम रख दिया था। उस दौरान चंबल के भीड़ों में मलखान सिंह का भी काफी नाम था। मलखान और उसके गैंग पर डकैती, अपहरण और हत्या के 94 केसेस रजिस्टर्ड थे। पुलिस की बार बार की कार्रवाइयों से परेशान होकर उसने जून 1982 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश पुलिस चाहती थी कि फूलन देवी भी सरेंडर कर दे। मलखान के सरेंडर करवाने में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी की बड़ी भूमिका थी, इसलिए सरकार ने फूलन के सरेंडर की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी। राजेंद्र चतुर्वेदी ने सबसे पहले मलखान के जरिए फूलन के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मलखान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वो नहीं चाहता था कि एक और फेमस डकैत का सरेंडर हो और उसे अपने सरेंडर के बाद मिली लाइमलाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद राजेंद्र ने खुद फूलन से मिलने का फैसला किया। 5 दिसंबर 1982 की रात राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन के गैंग के एक आदमी को साथ लेकर मोटरसाइकिल से चंबल के भीड़ों की ओर निकल पड़े। कुछ घंटों के सफर के बाद खेड़न पहुंचकर फूलन के साथी ने राजेंद्र की मुलाकात फूलन के राइट हैंड मान सिंह मल्ला से करवाई। मान सिंह राजेंद्र को फूलन के पास ले गया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। फूलन ने खुद अपने हाथों से राजेंद्र के लिए चाय बनाई। बातों बातों में राजेंद्र ने फूलन को बताया कि वो उनके घर गए थे। फिर उन्होंने फूलन को उनके परिवार की कुछ तस्वीरें दिखाई और एक रिकॉर्डिंग भी सुनवाई, जिसमें उनकी बहन मुन्नी की आवाज थी। ये सुनकर फूलन ने राजेंद्र से सीधा सवाल किया, आप चाहते क्या हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? इस पर राजेंद्र ने कहा, मैं आपका सरेंडर चाहता हूँ। सरेंडर की बात सुनते ही फूलन भड़क उठी और गुस्से में चिल्लाकर बोली, क्या तुम्हारे कहने से मैं सरेंडर कर दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ और अगर चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ। इससे वहाँ का माहौल अचानक से गर्मा गया। मान सिंह ने किसी तरह फूलन को शांत कराया। जब माहौल ठंडा हुआ तो फूलन ने राजेंद्र चतुर्वेदी से पूछा कि क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही तुम मुझे गोली नहीं मार दोगे? इस पर राजेंद्र ने जवाब दिया, भरोसा करिए, मुझे खुद मुख्यमंत्री ने भेजा है। फूलन का विश्वास जीतने के लिए राजेंद्र ने एक प्रपोजल भी दिया कि अगर वो चाहे तो उनकी गैंग का कोई एक मेंबर उनके साथ चलकर मुख्यमंत्री से मिल सकता है। फूलन देवी पिछले 2-3 साल से पुलिस की कार्रवाई के कारण इधर से उधर छिपते छिपाते गुजर बसर कर रही थी। इस बीच उनके कई लोग मारे भी जा चुके थे। इसके अलावा उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ती रहती थी और उन्हें भीड़ों में जरूरी इलाज नहीं मिल पाता था। इन सब वजहों से उन्होंने भी सरेंडर का मन बना लिया था। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी उन्हें भरोसे के आदमी लगते थे, इसलिए उन्होंने उनसे सरेंडर के लिए हाँ कह दिया। लेकिन सरेंडर करने को लेकर उनकी कई शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि फूलन और मान सिंह के परिवार को सुरक्षित उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। उनको डर था कि बहमई मैसेकर के बाद उत्तर प्रदेश जाते ही उनकी हत्या कर दी जाएगी और लोग उनके परिवार को भी मार सकते हैं। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उनके परिवार को कुछ जमीन और भाई को नौकरी दी जाए। फूलन ने अपने लिए A ग्रेड जेल की मांग की और साथ ही ये भी डिमांड रखी कि सरेंडर के बाद उनके किसी भी गैंग मेंबर को फांसी ना दी जाए। इसके अलावा फूलन चाहती थी कि उनके सरेंडर वाले दिन स्टेज पर महात्मा गांधी और माँ दुर्गा की तस्वीर हो और वो अपने हथियार उनके सामने ही सरेंडर करेंगे। सरकार को काफी मेहनत के बाद ये मौका हाथ लगा था, इसलिए सरकार ने फूलन की सभी शर्तों को मान लिया। इसके बाद फूलन देवी के परिवार को मध्य प्रदेश लाने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन इस दौरान फूलन की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस और एमपी पुलिस आपस में ही भिड़ गई। 6 जनवरी 1983 को जब एमपी पुलिस फूलन देवी के परिवार को जालौन से भिंड लाती है तो यूपी पुलिस एमपी पुलिस पर किडनैपिंग का केस कर देती है। अगले दिन एमपी पुलिस की एक और टीम मान सिंह के परिवार को एमपी लाने के लिए यूपी पहुंचती है, लेकिन इस दौरान यूपी पुलिस एमपी के 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लेती है। इतना ही नहीं, स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों प्रदेशों की पुलिस के बीच गोलीबारी भी हो जाती है। इस गोलीबारी में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे एक व्यक्ति को भी गोली लग जाती है। इस घटना से फूलन देवी का मन बदल गया और उन्होंने सरेंडर का फैसला वापस ले लिया। हालात बिगड़ते देख एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन देवी का विश्वास दोबारा जीतने के लिए एक और कदम उठाया। इस बार वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर फूलन को मनाने पहुंचे। जैसे ही वो फूलन के पास पहुंचे, उन्होंने अपने बच्चे को फूलन की गोद में रखते हुए कहा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो जमानत के तौर पर मेरा ये छोटा सा बच्चा अपने पास रख लो। राजेंद्र की इस भावनात्मक अपील से फूलन का दिल पिघल गया और उन्होंने दोबारा सरेंडर के लिए हामी भर दी।
इसके बाद 12 फरवरी 1983 के दिन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह भिंड जिले में खुद फूलन देवी का सरेंडर लेने पहुंचते हैं। वहां करीब 8000 लोग फूलन देवी को देखने के लिए जमा थे। इसे कवर करने के लिए सुबह से ही वहां मीडिया वालों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी, जिनमें फूलन देवी की फोटो खींचने की होड़ लग जाती है। फूलन नहीं चाहती थी कि सरेंडर से पहले कोई उनकी फोटो खींचे, लेकिन एक कैमरा पर्सन ने जब इसकी हिमाकत की तो फूलन ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फूलन देवी ने लाल रंग का कपड़ा माथे पर बांधा हुआ था और हाथ में बंदूक लिए वो मंच की तरफ बढ़ने लगी, जहां मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खड़े हुए थे। सबकी सांसें थमी हुई थी। लोगों को डर था कि कहीं फूलन देवी यहाँ भी किसी पर गोली ना चला दे, लेकिन अगले ही पल फूलन देवी ने अपनी बंदूक माथे पर छुआकर अर्जुन सिंह के पैरों में रख दी। वो फिर फूलों की एक माला अर्जुन सिंह के गले में और दूसरी माला दुर्गा माँ के चरणों में अर्पित कर देती है। इसी घड़ी फूलन देवी ने डाकू की जिंदगी को अलविदा कह दिया था। सरेंडर के वक्त फूलन देवी के नाम पर मर्डर, किडनैपिंग और प्लंडरिंग के 48 क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड थे। आगे कोर्ट में इन मामलों में काफी लंबा ट्रायल चला। सरकार ने उन्हें केवल 8 सालों तक जेल में रखने का वादा किया था, लेकिन उन्हें करीब 11 सालों तक मध्य प्रदेश की जेल में बिताने पड़े। इस दौरान फूलन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और उनके पेट में 2 ट्यूमर्स पाए गए थे। सजा के दौरान ही उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और इसी ट्रीटमेंट के दौरान बिना उनसे पूछे उनका हिस्टेरेक्टमी कर दिया गया, यानी वो अब कभी मां नहीं बन सकती थी। हालांकि 1994 का साल उनकी जिंदगी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। उस समय देश में मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स काफी जोरों पर थी, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक दिन सभी को चौंकाते हुए फूलन देवी पर लगे सभी चार्जेस हटा दिए, जिसके बाद फूलन एक आजाद नागरिक की तरह रहने लगी। मुलायम सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने फूलन देवी के फेम का इस्तेमाल करके बैकवर्ड क्लासेस के वोट पाने के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। उसी साल फूलन देवी की जिंदगी पर बैंडेड क्वीन नाम की एक फिल्म भी बनी, जिसे बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर शेखर कपूर ने बनाया था। इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनल मंचों पर भी खूब प्रेज किया गया था, लेकिन ये फिल्म फूलन देवी की परमिशन के बिना बनाई गई थी और उन्हें इसमें दिखाए गए कई सीन से काफी दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का काफी विरोध किया, जिससे इसको लेकर खूब कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसके बाद फूलन देवी ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए उन्मेद सिंह नाम के एक शख्स से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और खुशी खुशी रहने लगे। अब फूलन देवी को जेल से रिहा हुए करीब 2 साल बीत चुके थे और साल 1996 में देश में जनरल इलेक्शन होने वाले थे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से इलेक्शन में खड़ा कर दिया। इसको लेकर काफी हल्ला भी हुआ कि एक डाकू को संसद में पहुंचाने का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन ये फूलन देवी पर लोगों का भरोसा ही था कि उन्होंने इस इलेक्शन में शानदार जीत हासिल की। कभी अपने अधिकारों के लिए हथियार उठा लेने वाली फूलन अब अपने संसदीय लोगों की आवाज सांसद में उठा रही थी। मल्ला कम्युनिटी खुश थी कि पहली बार उनका कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में पहुंचा था। इसके अलावा वादर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज में भी काफी पॉपुलर थी। उन्होंने अपनी सांसदी में महिलाओं को अधिकार और गरीबों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए कई प्रयास किए। हालांकि 1998 में फूलन देवी को बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अगले साल 1999 में हुए इलेक्शंस में दोबारा जीत हासिल कर उन्होंने फिर से सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली। कभी चंबल के भेड़ों में भटकने वाली फूलन देवी 4 साल से सांसद थी और उन्हें दिल्ली के अशोका रोड में रहने के लिए गवर्नमेंट हाउस मिला हुआ था। उन्हें अब वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल तक बताया जाने लगा था। उनकी पॉपुलैरिटी उनके दुश्मनों से देखी नहीं जा रही थी। ऐसे में 25 जुलाई 2001 की दोपहर करीब 1:30 बजे जब फूलन देवी नई दिल्ली के 44 अशोका रोड स्थित अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी घात लगाए 3 हमलावरों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें कुल 9 गोलियां लगी और वो घायल होकर वहीं गिर गए। तीनों हमलावर वहां से भाग निकले। इसके बाद उन्हें तुरंत लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। जिस तरह चंबल के भेड़ों में फूलन देवी का दबदबा था, उसी तरह दक्षिण भारत में वीरप्पन नाम का एक ऐसा डाकू भी हुआ जिसने 20 साल तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में आतंक का ऐसा मंजर कायम किया था कि उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वो इतना निर्मम और खतरनाक था कि उसने 2-2 राज्यों की सरकारों को घुटनों पर ला दिया था। 20 सालों